सादर नमन करता हूँ। नीरज जी से मेरा परिचय 50 वर्षों से अधिक का रहा है और कई कवि सम्मेलन हम साथ रहे, हैदराबाद बुलाया। और जैसा अभी भाई साहब ने कहा कि एनटीपीसी वहाँ शक्तिनगर में, बड़ौदा के एनटीपीसी में बनारस कवि सम्मेलन करके एनटीपीसी जाया करते थे शक्तिनगर वाले में, तो कई साथ रहे सफ़र में, मतलब यात्राएं भी साथ करी। और जहाँ ठहरते थे तो अगर वो पहले पहुँच जाते थे तो वो कहते थे भाई भट्टड़ आए तो इस रूम में भेज देना, और मैं पहुँच जाता था तो नीरज जी, दोनों में अच्छी घुटती थी। साथ में ज़रा संकोच पे ये भी कह दूं कि हम प्याला हमने वाला तो थे ही थे तो ये सब होता था। तो अब वैसे उन्होंने जो कई संस्मरण सुनाए वो तो अपनी जगह अलग अलग बात है, लेकिन मेरे साथ जो संस्मरण 2-3 है मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये बेंगलोर के कवि सम्मेलन साथ में थे, तो वहाँ कुछ ऐसा हुआ, रात में मतलब बातें करते करते काफ़ी देर हो गई, कवि सम्मेलन समाप्त हो गया था और बातें करते करते बहुत देर हो गई और कुछ ज़्यादा भी हो गया था मामला। तो ऐसा करते मतलब वो हो गई, और उस ज़्यादा के चक्कर में ये हुआ कि मेरे पेट में बड़ा भयंकर दर्द होने लगा। अब उसमें दर्द होने लगा तो सुबह में मेरी फ़्लाइट और दोपहर में करीब नीरज जी की। अब रात का समय, न आयोजकों से बात कर सकें न किसी से कर सकें, किसी को फ़ोन मिला हो तो उठाए नहीं। तो नीरज जी ने मतलब जैसे तैसे कर कर के वहाँ से उतरे और उन्होंने होटल प्रबंधकों से व्यवस्था कर कर के बाहर से जा कर के डॉक्टर बुलवाया। इस तरह से मेरा मतलब उन्होंने मदद करी, सहायता करी। और एक बार की बात है कि हैदराबाद मैंने जब उन्हें बुलाया तो हैदराबाद एयरपोर्ट पर जब पहले बात हुई तो मैंने कहा कि आप आइए और मैं आपको हैदराबाद एयरपोर्ट पर लेने आ जाऊंगा। तो मैं पहुंचा हैदराबाद एयरपोर्ट में, नीरज जी आए, व्हील चेयर पे थे, शायद 2009 की बात है। तो वो आए तो नींद पे थे, आते ही जैसे उन्होंने मुझे देखा, बोले पिताजी नहीं आए। मैंने कहा पिताजी? अरे बोले उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने आने के लिए कहा कि पिताजी ने आने के लिए कहा, वो नहीं आए। मैंने कहा वो तो चले गए। बोले कैसे, कहाँ चले गए? कल तो मेरी बात हुई थी उनसे। अरे मगर नहीं भगवान, आप भूल रहे हैं, मैं वेणुगोपाल भट्टड़। अरे बोले 20 साल पहले तुम्हें देखा था, तुम तो वैसे के वैसे हो, कमाल है यार। मैंने कहा ठीक है तो फिर जो है वहाँ पहुँचे होटल में, तो कैलाश मेरा लड़का है तो वो साथ में था, उनकी सेवा में लगा रहा। फिर उन्होंने कहा भैया देखो मुझे मालिश करवाने की आदत है, तो मैं मालिश करवाना चाहता हूँ, कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए। तो मैंने भैया अभी इतनी समय में तो मालिश वाला मिलना मुश्किल है और मैं किए देता हूँ। कैलाश ने कहा, बोले तुम कर दोगे? बोले हाँ कर दूँगा। बोले ठीक है फिर करो। तो मैंने कहा फिर ऐसे फोकट में थोड़ी करूँगा, कुछ मिले तो करूँ। अल्लाह बोले ठीक है मिल जाएगा, जो मांगोगे मिल जाएगा। बढ़िया मालिश करी, बढ़िया मालिश कर दी उसने। तो बोले इतनी बढ़िया मालिश कैसा करते हो? बोले पिताजी की करता हूँ ना, तो उसी में मतलब। अरे बोले बहुत अच्छा। जब पालिश होने के बाद में पूछो अब क्या दूँ? तो बोले जो पिताजी देते हो दे देना। बोले पिताजी क्या देते? बोले आशीर्वाद। तो खैर इस तरह उन्होंने कहा। एक दो संस्मरण और सुना दूँ आपको, छोटे छोटे। वैसे उनके कई प्रेम प्रसंगों का और बहुत जिक्र होता चलता रहा, एक दो का मैं भी गवाह हूँ। हाँ एक बार ऐसा हुआ कि अहमदनगर की बात है, महाराष्ट्र में। ऐसे 5-7 है, उसमें से आपको 2-3 सुना रहा हूँ कि अहमदनगर महाराष्ट्र की बात है। हम एक कवि सम्मेलन से होते हुए अहमदनगर पहुँचे और वहाँ कवि सम्मेलन, सर्दियों के दिन थे, वहाँ कवि सम्मेलन समाप्त हुआ। सुबह के 4:30 करीबन बज गए। रात भर चला करते थे कवि सम्मेलन। अहमदनगर छोटा सा स्टेशन, उस समय शेड भी नहीं था, ऊपर तो ठंड बहुत, और वो जो वेटिंग रूम था वो था बंद।
मैं, नीरज जी और पंडित विश्वेश्वर शर्मा, जिन्होंने चल सन्यासी मंदिर में ऐसे ऐसे कई गीत लिखे फिल्मों, तो हम एक उस बेंच पर बैठ गए और सर्दी बहुत भयंकर। हमने कहा भाई, तो बोले भट्टड़ को चाय वाय का इंतजाम हो जाता यहाँ। तो मैंने कहा भाई अब चाय इस समय कौन, पूरा सुनसान पड़ा हुआ स्टेशन, छोटा स्टेशन। तो हमने कहा देखें भाई कुछ जुगाड़ लगाते हैं। तो बोले तुम बढ़िया आदमी हो यार, कुछ ना कुछ करो। हमने कहा ठीक है, सब में छोटा था तो मैंने ही करना था। तो मैंने इधर रूट तक कराते हुए जाके देखा तो स्टेशन मास्टर का बोर्ड लगा हुआ था। हमने कहा स्टेशन मास्टर से कुछ करते हैं। हम भीतर पहुँचे, अब वो अहमदनगर का स्टेशन मास्टर। हमने कहा नमस्कार। हाँ नमस्कार। अरे मैंने कहा भैया ये तो पहले ही काटने दौड़ रहा है। तो मैंने कहा नमस्कार। तो बोले अच्छा अच्छा। तो बोले मैं आप बहुत बड़े 2 गीतकार यहाँ पर बैठे हैं, तो क्या है वो? ये गीतकार नहीं समझ। अरे वो जो फिल्मों में गीत लिखते हैं ना, वो फिल्मों में लिखते हैं। बोले हाँ हाँ, वो जो गाने लिखते हैं ना, फिर उन्हें 1-2 गानों के पकड़े सुनाए, चल सन्यासी मंदिर में और ये वो फूलों के रंग से, ये सब उनको बताया। अरे बोले अच्छा अच्छा वो। अरे बोले मकान मेरे वहाँ बेंच पे बैठे, उनको कोई पूछने वाला नहीं, इतने बड़े आपके स्टेशन पे बैठे। अरे बोले यार, एक उसने कुली को लिया, साथ में वहाँ से पहुँचे और चाय पानी नाश्ते वगैरह का बहुत बढ़िया इंतजाम हुआ और इस तरह हम हुआ। अब उसमें ये भी झोल था कि हमारे पास वहाँ से बॉम्बे के लिए टिकट नहीं था, हमारे पास में कंफर्म टिकट नहीं था। अब 3 आदमी, अब वो हमको उसमें जाना, अब ठीक है अब कैसे जाएं? तो जाएं तो कैसे, तो हुआ ये कि हमने कहा भाई साहब अब तो हमारे पास टिकट नहीं है और हमको जाना भी है। और अरे बोले कमाल है, ऐसे कैसे चले जाओ? मैंने कहा भाई देखो जाना तो है ही, मैंने इतने बड़े गीतकार है फलाना। तो बोले ठीक है कुछ करते हैं। गाड़ी आई तो उसने हमको गार्ड के डब्बे में बैठा दिया। उसने गार्ड के डब्बे में बैठा दिया। गार्ड के डब्बे में बैठने के बाद में फिर हमने 3-4 स्टेशन जाने के बाद के अंदर फिर जैसे तैसे गार्ड ने व्यवस्था करी, फिर कुछ न कुछ व्यवस्था करके हम घर पे आए। तो ऐसे बहुत 2-4 किस्से मैं आपको सुना देता हूँ। 1-2 लाइनें मैं आपको उनके उसमें सुना देता हूँ कि उनका जो अंदाज़ बयां था वो बिल्कुल सबसे अलग हट करके था। ऐसा फिर किसी के पास आया नहीं। और बहुत और ठहरी हुई आवाज़ और बिल्कुल मतलब एक शब्द जैसे बिल्कुल खिले हुए, बिल्कुल अलग अलग से एक शब्द आपको बिल्कुल अलग अलग से दिखाई दे जाते थे। और ऐसा वो मतलब सजा करके उसको जमा करके कहते हैं। और एक शब्द पहली लाइन को 3 बार गा करके फिर दूसरी लाइन को 1 बार गा करके वैसा सुनाते थे। और आपने सुनाया शायद एक उसमें सचमण आप आगे सुनाएंगे या पहले सुनाया भूल गए होंगे। एक बार डाकू पकड़ के ले गए उनको, तो डाकू पकड़ के ले गए, लेकिन वो क्या करते हो? बोले कविता करते हैं। बोले ठीक है। उस समय डाकू मानसिंह था, बहुत मशहूर था। एक और था, वो जरा दुष्ट था। मानसिंह थोड़े समझदार थे, पैसा लूट करके मार देते थे, ऐसा कहा करते। तो वो जब जंगल में डाकू ने पकड़ लिया तो एक कवि और थे, नाम भूल रहा हूँ मैं, उनके साथ में। तो वो वहाँ पकड़ लिया उनको, डाकू खेम में ले गए। बोले सुनाओ तुम। नहीं सुनाओ नहीं, उन्होंने कहा गाओ। अब ये तो कोई गवैया है, तो उसने गाओ। तो अब ने उनका इसको कविता तो क्या समझ में आएगी। फिर उन्होंने सूरदास का एक भजन सुनाया तो बड़ा खुश हुआ। उसने जेब से निकाल के अपने 100 रुपये दिए। बोले अभी तो इतने ही हैं मेरे पास में आप इसे रखो। तो उनका अंदाज बयां था इस तरह का, थोड़ा सा मैं नकल की कोशिश करता हूँ। अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसमें धन्यवाद।